हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स ह्यूमैनिटीज क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड सेशन। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का जो ब्रिस्क बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसी का लेक्चर नंबर टू। लेक्चर नंबर टू इट मींस कि यहाँ पर हम जो हमने पहला सेशन किया था, इसमें हमने ब्रिस्क बीट्स एंड बोन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। तो इंट्रोडक्शन के जस्ट आगे के जो वन बाई वन जो टॉपिक सब टॉपिक्स आते हैं, अब हम उनको यहाँ पर वन बाई वन डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप लोगों के लिए चैनल स्टार्ट किया गया है खासतौर से क्लास 11 12 के स्टूडेंट्स जो आर्ट स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, बिकॉज क्योंकि आर्ट्स के लिए बहुत कम आप लोगों के लिए डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन। तो वी आर ट्राइंग टू गिव आर बेस्ट, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट अवेलेबल हो पाए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी सीबीएसई का जो सीबीएसई बोर्ड्स और इवन कई सारे जो स्टेट बोर्ड्स हैं, वहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। तो एनसीईआरटी आपको वन बाई वन लाइन टू लाइन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी का एक एक कंटेंट आपको यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही साधारण तरीके से आप लोगों को अवेलेबल होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें जो जो टॉपिक्स करने हैं वो क्या क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द टर्म प्लेस एंड टाइम। एक छोटा सा टॉपिक आता है, बहुत ही स्मॉल सा एक टॉपिक है यहाँ पे इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू के बाद, दैट इज टर्म प्लेस एंड टाइम। इट मीन्स शब्द और स्थान और समय। एंड देन फर्स्ट टॉपिक जो आता है इस चैप्टर का वो है सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज। इट मीन्स जीवन यापन करने के तरीके। ओके। सब्सिस्टेंस सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज का मतलब होता है जीवन यापन करने के तरीके। यहाँ पे बाई मिस्टेक मैंने ये लिख दिया, एक्चुअल में ये सेकंड टॉपिक है। पहला टॉपिक जो है वो है बिगिनिंग यानी शुरुआत। बिगिनिंग इट मीन शुरुआत। तो सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक करेंगे बिगिनिंग का, और उसके बाद हम सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज के लिए एक अलग रिकॉर्डिंग करेंगे और उसमें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वाली बातें समझ में आ गई होंगी। तो टर्म प्लेस एंड टाइम के ऊपर बढ़ते हैं और फिर बिगिनिंग के ऊपर आएंगे, ठीक है। चलिए। तो नाउ नाउ वी हैव अ टॉपिक टर्म प्लेस एंड टाइम। तो गाइस जब हम यहाँ पे टर्म प्लेस और टाइम की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे बात क्या हो रही है, टर्म की बात हो रही है, ठीक है। टर्म टर्म मतलब कि हम किस शब्द का यूज कर रहे हैं इस सिविलाइजेशन के लिए। और जैसा आपने जो पहला सेशन मेरा देखा था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था, उसमें हमने देखा कि इस सिविलाइजेशन को जो सर जॉन मार्शल थे उन्होंने आईवीसी नाम दिया था। उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था, दैट इज आईवीसी। इट मींस इंडस वैली सिविलाइजेशन अराउंड 1934। ही अनाउंस टू द वर्ल्ड, उन्होंने पूरे दुनिया के सामने डिक्लेयर किया दैट देयर इज अ एविडेंसेस, देयर इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली रीजन। और चूंकि इनिशियल जो साइट्स थी वो इंडस वैली रीजन के अराउंड थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया। लेकिन बाद में एक और नाम मिलता है इस सिविलाइजेशन को, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, या इसे कभी कभी हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है। हड़प्पन कल्चर। अब यहाँ पर जो कल्चर शब्द है, हड़प्पन टर्म क्यों यूज हुआ? बिकॉज हड़प्पा इज द फर्स्ट साइट दैट डिस्कवर्ड अंडर दिस सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन में डिस्कवर होने वाला सबसे पहला जो शहर था, जो मिला था 1921 में राखलदास बनर्जी को, तो वो था आपका सॉरी दयाराम साहनी को, वो था आपका कौन सा, हड़प्पा। तो इसीलिए हड़प्पा पहली साइट थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ। अब यहाँ पर जो टर्म है दैट इज कल्चर। तो कल्चर शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों हुआ है, खास तौर से हमें इस चीज को जानना है, ठीक है। कल्चर वर्ड इट मीन हिंदी में क्या बोलते हैं, संस्कृति। तो संस्कृति या हड़प्पन संस्कृति शब्द का इस्तेमाल क्यों? तो भाई कल्चर जो होता है ना, कल्चर का मतलब समझ लो आप लोग कि वेन एवर इन अ फिक्स एरिया और अ रीजन, जब भी एक फिक्स एरिया या फिर एक रीजन में, ठीक है, जब भी किसी फिक्स एरिया या रीजन में रहने वाले लोगों के द्वारा सिमिलियर काइंड ऑफ चीजें जो हैं वो अपनाई जाती हैं, ठीक है, जब एक प्रकार की सिमिलरिटी देखने को मिलती है, स्पेशली अ फिक्स एरिया और अ रीजन और अ फिक्स टाइम पीरियड, ठीक है, एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर एक फिक्स एरिया या रीजन में रहने वाले लोगों के अंदर जब हमें कुछ चीजों में हमें सिमिलरिटी देखने को मिलती है, तब हम कल्चर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक रीजन में रहने वाले लोगों के अंदर सिमिलरिटी किस तरह की देखने को मिलती है, उनके फूडिंग में, उनके खान पान में, ठीक है, उनकी क्लोथिंग में, उनके आर्किटेक्चर में, मतलब किस तरह के वो घर वगैरह बनाते हैं, उनकी जो कल्चर है, मतलब उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, रिचुअल्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनमें सिमिलरिटी देखने को मिलती है। और जब ये सिमिलरिटी देखने को मिलती है एक स्पेशली फिक्स्ड एरिया के अंदर, इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, तब हम उस के लिए कल्चर वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर अलग अलग कल्चर्स हैं,
ठीक है, नॉर्थ इंडिया का अलग कल्चर है, साउथ इंडिया का अलग कल्चर है, ईस्ट वेस्ट वेस्टर्न इंडिया का अलग कल्चर है। तो वहां पर आपको सिमिलर काइंड ऑफ फूडिंग, क्लोथिंग, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स, ठीक है, रिचुअल्स, उनमें आपको सिमिलरिटी देखने को मिलती है, इसलिए हम उनको कल्चर बोलते हैं। अब जब हम हड़प्पन कल्चर बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हड़प्पा के रीजन में, हड़प्पा का जो एक एरिया डिसाइड हुआ है, ठीक है, अराउंड 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाला जो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है वहां पर, तो एक फिक्स एरिया के अंदर, एक फिक्स टाइम के अंदर हमें एक कुछ चीजों में सिमिलरिटी देखने को मिली है। यानी इस पूरे लार्ज एरिया में कुछ चीजों में सिमिलरिटी मिली है, ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं जिसके बेसिस पर ये पता चलता है कि इन चीजों में सिमिलरिटी थी। अब किन चीजों में सिमिलरिटी मिली है? लाइक सील्स यानी मोहरें, यानी पूरे इलाके में जो मोहरें मिली हैं वो लगभग सेम टाइप की हैं, ठीक है। देन बीड्स यानी मन के जो मिले हैं। देन बाट यानी वजन तोलने के, मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट्स या फिर जो भी तरीके थे उनमें भी सिमिलरिटी थी। देन स्टोन ब्लेड्स, स्टोन ब्लेड्स का मतलब होता है पत्थर के फलक, या फिर बेक ब्रिक्स यानी पक्की ईंटें। पक्की ईंटों की अगर हम बात करें तो इतनी लार्ज सिविलाइजेशन 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तो डेफिनेटली कि ईंटों का निर्माण एक जगह पर तो होता नहीं होगा, ठीक है, डेफिनेटली ईंटों का प्रोडक्शन अलग अलग जगहों पर होता होगा, लेकिन पूरे इतने लार्ज एरिया में सिमिलर काइंड ऑफ ईंट मिली है, सिमिलर काइंड ऑफ ब्रिस्क मिली है, जिनके शेप, जिनका रेशो लगभग एक जैसा था, 1:2:4 के रेशो में ये जो ईंटें मिली हैं, पक्की ईंटें, तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पर एक कल्चर को अपना लिया गया था, और इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पूरे सिविलाइजेशन के लिए हड़प्पन कल्चर टर्म का इस्तेमाल भी किया है। तो आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि भाई एक विशाल क्षेत्र, एक लार्ज एरिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात जैसे क्षेत्रों में इतनी लंबी लंबी दूरी में भी एक जैसी चीजें मिली हैं। दैट इज वाई आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म हड़प्पन कल्चर, ठीक है। इन चीजों में ये सारी सिमिलरिटी देखने को मिली है, और मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि कल्चर वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं। नाउ वी हैव टर्म हमने कर लिया, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे प्लेस या फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे कैटेगराइजेशन की भी बात कर लें। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता के 3 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? 3 फेजेस, ठीक है। 3 फेजेस में इस सिविलाइजेशन को क्लासिफाई किया गया। अब ये 3 फेजेस कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली आपकी जो फेज है वो है आपकी अर्ली हड़प्पन फेज, ठीक है। कौन सी है? अर्ली हड़प्पन फेज, जो आप लोग देख रहे हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन 3300 टू 2600 BC। देन सेकेंड आती है मेच्योर हड़प्पन फेज। ये जो मेच्योर हड़प्पन फेज है, इसी को हम जो है हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में जानते हैं। यानी मेच्योर फेज इज द बेसिक, इज द मेन टाइम ऑफ दिस सिविलाइजेशन, जब जिस समय ये सिविलाइजेशन सबसे डेवलप हुई, 2600 टू 1900। एंड थर्ड वन इज द लेट हड़प्पन फेज, जिस समय इस सिविलाइजेशन में डिक्लाइन शुरू हुआ, जिस समय इस सभ्यता का पतन होना शुरू हुआ, ठीक है। और फिर ये सिविलाइजेशन पूरी तरह से गायब हो गई। तो दैट इज द लेट हड़प्पन फेज, 1900 टू 1300 BC। अब गाइस यहाँ पर ये जो तीनों फेजेस हैं उसमें हम इस सिविलाइजेशन को स्टडी करते हैं। तीनों फेजेस के अपने अलग अलग क्या है, फीचर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो अर्ली फेज थी, इस समय सिविलाइजेशन अपने बिगिनिंग वाले दौर में थी, सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी, इमर्ज हो रही थी। इस समय पर जो साइट्स मिले हैं अर्ली हड़प्पन फेज से रिलेटेड, वो बहुत ज्यादा लार्ज सिटीज नहीं होती थी, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं बनाए जाते थे, ठीक है, बहुत लार्ज पॉपुलेशन नहीं थी, बहुत ज्यादा डेवलप्ड कल्चर नहीं था, बहुत ज्यादा मॉडर्निटी वहां पर नहीं थी। तो दैट इज द फीचर्स ऑफ अर्ली हड़प्पन फेज। अब मेच्योर हड़प्पन फेज जो थी, इस समय पर लार्ज सिटीज थे, लार्ज बिल्डिंग्स बनाए गए थे, पब्लिक पर्पस की जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाई गई थी। और अगर हम आर्टफैक्ट्स की बात करें तो बहुत ही डेवलप्ड आर्टफैक्ट्स इस समय पर डेवलप होने लगे थे, मन के बीड्स, मूर्तियां, स्टेच्यूज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर एक सिटी कल्चर जो है वो डेवलप हो चुका था मॉडर्न फेज, मेच्योर फेज। और यहाँ पे सिविलाइजेशन का क्या होता है, डिक्लाइन होता है। तो एक बार फिर से सिविलाइजेशन अपने रूरल कैरेक्टर की ओर बढ़ती है और धीरे धीरे सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने लग जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाली बात क्लियर हुई होगी। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट फेजेस वाली पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट, नाउ वी हैव अ टाइमलाइन ऑफ द हिस्ट्री। तो गाइस हिस्ट्री के अंदर ना आप लोगों को टाइम का बड़ा महत्व होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है टाइम का। टाइम के साथ अंडरस्टैंडिंग कर पाना, टाइम को समझ पाना। टाइम लाइन आप लोगों ने कई बार हिस्ट्री में पढ़ी होगी। तो टाइम लाइन क्या होती है भाई? सभी आप लोग जानते हैं कि 0 ईयर से मान लो हम टाइम की शुरुआत करें, तो एक स्केल जो है वो पॉजिटिव में जाएगा और एक स्केल जो है, एक लाइन जो है यहाँ पे नेगेटिव में जाएगी। तो ये जो पॉजिटिव में जो टाइम जाता है, जैसे आज के समय 0 से लेकर 2024 हो चुका है,
तो कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत हुई है, डेफिनेटली 0 ईयर से हुई होगी। तो 0 ईयर से लेकर जब हम 2024 तक पहुंचते पहुंचते हैं, तो ये वाला जो इरा होता है, ठीक है, ये वाला जो इरा होता है, इसे इंडिकेट किया जाता है किससे? इसे इंडिकेट किया जाता है एडी से, ठीक है, एडी। और ये जो जीरो के नेगेटिव साइड में जा रहा है, वेस्ट साइड में जा रहा है, इसे इंडिकेट किया जाता है किससे? बीसी, ठीक है। अब ये जो 0 ईयर होता है ना, इसी ईयर को हम एडी कहते हैं। इस 0 ईयर को क्या कहते हैं? एडी, क्योंकि यहीं पर सारी चीजें डिसाइड हुई है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ये लेटिन टर्म है जिसका मतलब होता है बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यानी 0 वर्ष में ये माना गया है कि एक बहुत ही महान व्यक्ति जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, और उनके जन्म के बाद का जो पूरा समय है उसे किस टर्म से इंडिकेट किया जाता है? एडी से या फिर सीई से। सीई का मतलब होता है कॉमन इरा या क्रिश्चियन इरा, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का पूरा समय, जो कि आप लोग यहाँ पे पॉजिटिव में पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पे आप कोई सा भी ईयर, फॉर एग्जांपल इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947, तो 1947 हम उसको एडी या फिर सीई लिखते हैं, ठीक है। अनदर कोई इंपॉर्टेंट अगर हम ईयर की बात करें, लाइक इन द ईयर 1206 भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, दिल्ली सल्तनत स्टेब्लिश होती है। इन द ईयर 1456 1426 जिसमें मुगल एम्पायर स्टेब्लिश होता है। 1556 जब अकबर गद्दी पर बैठता है, ठीक है। 1856 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। तो बहुत सारे ऐसे ईयर्स आपने सुने होंगे, ठीक है। नाउ कम ऑन टू द बैक साइड। अब हम जब हम पीछे की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि जीसस क्राइस्ट के पहले दुनिया या फिर हिस्ट्री नहीं थी। तो उनके पहले की जो इरा है उसे हम बिफोर कॉमन इरा या बिफोर क्राइस्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो ईयर्स होते हैं वो नेगेटिव में बढ़ते हैं, ठीक है, नेगेटिव में इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम नेगेटिवली 0 तक आएंगे। जैसे मानिए कि भारत के अंदर एक बहुत ही महान व्यक्ति का जन्म हुआ था 540 540 बीसी में, और वो कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है। 563 बीसीई में दूसरे एक महान व्यक्ति जिनका नाम गौतम बुद्ध था, उनका जन्म हुआ था। तो ये 563 अराउंड गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 540 बीसीई महावीर स्वामी का जन्म हुआ। 326 के अराउंड भारत में अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया था। तो ये जो ईयर्स हैं आप लोग देख रहे हो, नेगेटिव में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और एट द एंड ये 0 तक पहुंचेंगे। तो दैट इज कॉल्ड बीसी, ठीक है। और ये हो गया आपका एडीएस। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के टाइम को हम बीसी बोलते हैं, यहाँ पे हम नेगेटिव में पढ़ते हैं। और उनके जन्म के बाद के समय को हम एडी बोलते हैं, एनो डोमिनी। अब बेसिकली आज के समय पर बीसी बिफोर क्राइस्ट की जगह बिफोर कॉमन इरा, और सी मतलब कॉमन इरा टर्म यूज किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा सेक्युलर टर्म्स फील होते हैं, सेक्युलर, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। अब मुझे लग रहा है आप लोगों को बीपी क्लियर है, आप लोगों को बीसीई क्लियर है। सॉरी, बीपी अभी मैंने नहीं बताया, बीसीई मैंने आपको बता दिया बिफोर कॉमन इरा, सी मैंने आपको बता दिया कॉमन इरा, एंड नाउ सी। सी जो टर्म आप लोग कई बार ईयर्स के पहले स्मॉल सी इस तरह से लिखा हुआ देखते हैं, इसका मतलब होता है सिरसा। सिरसा का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि हमें ईयर्स जब हम हिस्ट्री में बताते हैं, इवेंट्स जब हम बताते हैं, तो हमें क्लियर नहीं होता है कि भाई ये एग्जैक्ट ईयर क्या हो, ठीक है। थोड़ा सा एग्जैक्ट ईयर को लेकर क्लियरेंस नहीं होता है। तो उस समय जब हम पूरी तरह से श्योर नहीं होते हैं, तो हम सिरका या सिरसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता की शुरुआत लगभग 3300 बीसीई में हुई। तो यहाँ पे हम सिरसा टर्म का यूज कर सकते हैं, सिरसा 300 बीसी, ठीक है। यहाँ पर सिरसा 300 बीसी। तो ये चीज इंडिकेट करती है कि लगभग लगभग ये वाला इवेंट इस समय पर हुआ होगा। तो अप्रोक्सीमेटली वाले पॉइंट ऑफ व्यू में हम सिरका और टर्म यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द और है बीपी। चलिए मैं आप लोगों को ऐसे ही बताता हूँ, बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट का क्या मतलब हुआ भाई? बिफोर प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि हमने क्या किया। बेसिकली सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो टर्म है इसका यूज किया जाता है साइंटिफिक पर्पज से, यानी वैज्ञानिक जो भी डिस्कवरीज या खोज वगैरह होती है उसमें इस टर्म का यूज होता है। इसमें हम प्रेजेंट को मान लेते हैं 1950, यानी प्रेजेंट को 2024 नहीं मानेंगे, प्रेजेंट को मानेंगे 1950। जो बेस ईयर है बीपी का वो कितना होता है? 1950 होता है, ठीक है। तो बेस ईयर हमारा 1950 है। अब जो भी चीज जिसके भी संदर्भ में बात की जा रही है, अगर हमने बोला कि कोई चीज जो है या कोई घटना जो है वो 10,000 बीपीई, अगर उसके पहले क्या लिखा? 10,000 बीपी लिखा है, इसका मतलब है कि वो चीज या वो इवेंट 1950 से 10,000 साल पहले हुआ है, यानी उसमें प्रेजेंट जो होता है वो 1950 माना जाता है।